मैं यहाँ बिरसा अम्बेडकर फुले एसोसिएशन बापसा से हूँ और बापसा जेएनयू के कैंपस में जितना भी बहुजन स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट या जितना भी ऑप्रेस कम्युनिटी से लोग आते हैं उनके मुद्दे पे काम किया है और करते आया है। जबकि हम नाजिब का स्पेसिफिकली नाजिब का इशू देखें तो नाजिब के इशू में दो सरकार जुड़े हैं। एक सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम समझते हैं जो आरएसएस और बीजेपी से चलता है, और दूसरा सरकार जो हम जेएनयू का ही सरकार सोच लीजिए, जो हम जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन जो जेएनयू में इलेक्शन जीत के वहाँ का जो गवर्नेंस करता है, स्टूडेंट का गवर्नेंस बॉडी हम मानते हैं, वो भी जुड़ा हुआ है नाजिब के गुमशुदा होने का जो पूरा प्रक्रिया रहा है। जेएनयू इशू के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। जेएनयू इशू जब नाजिब का गायब हुए थे, जब एनफोर्स डिसअपीयरमेंट हुआ था, तभी आयशा और एसएफआई का सरकार बना था जेएनयू में। और आयशा और एसएफआई का जब सरकार बना था जेएनयू में, तभी नाजिब को 14 तारीख को मारा गया था एबीवी के स्टूडेंट्स के द्वारा। आप सोचिए, जेएनयू एक प्रोग्रेसिव कैंपस है, जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहां मार्जिनलाइज स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया सोचते हैं कि हम इसी कैंपस में जाएंगे। 2.5 रुपये का प्लान में बना था जेएनयू कि जैसे कि गरीब से गरीब बच्चा भी आ पाए। नाजिब एक बस मुसलमान स्टूडेंट नहीं है, वो एक ओबीसी मुसलमान स्टूडेंट है जो बहुत ही वल्नरेबल बैकग्राउंड से आता है। अगर देश में मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लगता तो शायद जेएनयू के कैंपस को बहुत सारे मुसलमान स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और बहुत सारे बाकी धर्म के स्टूडेंट या भी जो धर्म में भी नहीं आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वो नहीं आ पाते। और नाजिब जो जेएनयू कैंपस में आया है, बहुत सारी उम्मीद लेके ही आया था, क्योंकि जेएनयू कैंपस में ओबीसी स्टूडेंट्स या बाकी समुदाय जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है वो नहीं आ पाते हैं। और जब नाजिब आ रहे हैं जो बहुत उम्मीद के साथ आते हैं, तभी जेएनयू एक ऐसा कैंपस है, सोचते हैं कि 2.5 रुपये का प्लान में बना है कि हम यहां पर कम खर्चा में पढ़ पाए, कम खर्चे में हमारे समुदाय के लिए कुछ तो कर पाए। नाजिब को मार होता है 14 अक्टूबर को, और जेएनयू का प्रेसिडेंट रहते हैं, मैं उनका नाम लूंगा, मोहित पांडे जी, जो तभी आयशा से थे, जो आयशा एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बॉडी है, स्टूडेंट बॉडी है। अभी मोहित पांडे जी कांग्रेस का पार्ट है। वो एक लेटर में साइन करते हैं कि जो नाजिब को जो मार हुआ था वो मार नहीं था, स्कफल था। क्या स्कफल था? वो एबीवी और नाजिब के बीच का मार था जिसमें नाजिब भी इन्वॉल्व था। तो पहला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ नाजिब शुरू होता है, मुजरिम ठहरा जाता है नाजिब को पहला जेएनयू के कैंपस से। जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन है, जो सब सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, सारे स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने का वादा लेता है, उसी ने पहले नाजिब को मुजरिम ठहरा दिया। उसके बाद जब नाजिब का एनफोर्स डिसअपीयरमेंट होता है 15 तारीख को, सारे स्टूडेंट जमा होते हैं। पूरा जेएनयू के जितना भी ऑप्रेस स्टूडेंट है, जितना भी ऑप्रेस कास्ट से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, सब जमा होते हैं। और जेएनयू ने बोलता है कि हम गेट पे प्रोटेस्ट करते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट नहीं मानते, गेट को तो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं मानते। स्टूडेंट बोलते हैं कि वीसी को घेराव करें। एक तरफ लीगल बैटल चल रहा है कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं लोग। पुलिस ने, जैसे हमारे नदीम भाई भी बताया कि पुलिस, मतलब नदीम भाई जो बताया उससे मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत फैक्चुअली बात कर चुके हैं। तो मैं बताऊंगा जेएनयू में उस टाइम क्या हुआ। जेएनयू में गेट पे प्रोटेस्ट होने के बाद स्टूडेंट ने बोलता है चलो वीसी घेराव करते हैं। तो वीसी के ऑफिस पहुंचते हैं और जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव अंदर जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि वीसी अंदर नहीं है। तभी गलती से ही उन्हीं के पार्टी के एक मुसलमान स्टूडेंट आके बोल देते हैं अरे वीसी तो अंदर है। वो उनके तरफ से गलती था। और स्टूडेंट यूनियन जो उन्हीं पार्टी से बिलोंग करते हैं वो हमारे सामने झूठ बोले थे, लोगों के सामने उनका झूठ पकड़ा जाता है और वहां लोग बैठते हैं। तो पहले दिन से ही स्टूडेंट यूनियन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकें, क्योंकि जिस दिन नाजिब का एनफोर्स डिसअपीयरमेंट हुआ था, एक
जीबीएम बुलाया गया था, एक ऑल ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज का जीबीएम बुलाया गया था। वो जीबीएम में कन्हैया कुमार जी, जो तभी के बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे और अभी के कांग्रेस भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो आके वो नाजिब के ऊपर, नाजिब गायब हो चुका है, उसे कैसे ढूंढा जाए उसका कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न क्या था? कंसर्न था कि नाजिब जो गायब हुआ है, डिस्कोर्स क्या रहना चाहिए। ये एक मुसलमान स्टूडेंट गायब हुआ है या एक जेएनयू का स्टूडेंट गायब हुआ है? डिबेट रात भर इसी पे चला और कन्हैया कुमार जी बोल रहे हैं नहीं मुसलमान स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए एक स्टूडेंट गायब हुआ है, जेएनयू का स्टूडेंट। आपको समझ लेना चाहिए कि नाजिब, एक दूसरा नाजिब नहीं बनेगा दूसरा कम्युनिटी से। जब रोहित वेमुला का खून होता है, एक दूसरा रोहित वेमुला नहीं बनेगा दूसरा कम्युनिटी से। वो नाजिब बन के गायब हुआ, रोहित वेमुला का खून किया गया क्योंकि वो पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करते हैं, और आप वहां नाजिब का आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उमर खालिद का भी आइडेंटिटी को उससे पहले छुपाने की कोशिश किया गया था, कि बोला गया था कि नहीं, हम कन्हैया और अनिर्बाण के बारे में बात करेंगे, उमर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनलाइज हो जाएगा। तो नाजिब, तो हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, जो परसेप्शन सबका है सेकुलर स्टेट क्या है कि सारे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। मैं नहीं मानता कि सेकुलरिज्म का मतलब वो है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि भारत में सेकुलरिज्म, भारत का संविधान जब शुरुआत में आया था तभी नहीं था। एक प्रपोजल आया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि भारत के संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का ऐड किया जाए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके ऊपर एक उनका अलग ही स्टैंड था। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि आप सेकुलरिज्म को सोच रहे, सारे धर्म को तो रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि कौन सा धर्म यहां प्रिवेल होगा। सेकुलरिज्म का मतलब है एक स्टेट को, जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र को पूरा पावर दिया जाएगा धर्म के ऊपर, कि ये देश का सामाजिक स्थिति क्या रहेगा, इस देश का सोशल ऑर्डर क्या रहेगा, सोशल सिस्टम क्या रहेगा। बाबा साहेब बोलते हैं कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म साथ में नहीं रह सकते हैं। क्यों? डेमोक्रेसी में लोग एकजुट होकर डिसाइड करें कि इस देश का सोशल ऑर्डर क्या रहेगा। सेकुलरिज्म में स्टेट तुम्हारे ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। 1984 को जब सेकुलरिज्म ऐड हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 1990 का माहौल आप देखिए, एक तरफ मंडल का राजनीति चल रहा है और दूसरी तरफ बाबरी गिराया जा रहा है। इस देश में एक तरफ मंडल का राजनीति चल रहा है, जहां देश के जो तमाम बहुजन थे, जो हिंदू धर्म में दबे कुचले हुए थे। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, धम्मा चक्र प्रवर्तन डे हम जिसे बोलते हैं, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाए। आज विजयादशमी है, हमारे लिए अशोका विजयादशमी है। आज के दिन हमारे लिए ये भी है कि हम आज के दिन और कल के दिन में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये धर्म हमें कुचला है। और इसलिए नाजिब, यहां क्यों नाजिब जरूरी है, इस बात पर नाजिब क्यों जरूरी है आप देखेंगे। और नाजिब एक पॉलिटिकली वोकल मुस्लिम स्टूडेंट नहीं था, वो तो फर्स्ट ईयर का साइंस का स्टूडेंट था, जो कैंपस में नया आया था, जो पॉलिटिकली कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, कि आप प्रोटेस्ट नहीं करता था। वो एक मुस्लिम स्टूडेंट था, वो इनफ था उसको गायब करवाने में। वो एक, यहां कोई भी कैंपस में आपको कोई पार्टी से या पॉलिटिकली वोकली दलित होना जरूरत नहीं है आपको कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए। कैंपस में आपको पॉलिटिकली वोकल मुस्लिम होने का जरूरत नहीं है आपके ऊपर अत्याचार होने में, एबी पे आपको अटैक करने में। बस आपका मुस्लिम होना, बस आपका बहुजन होना ही काफी है। और वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। क्यों है इनको हमसे इतना दिक्कत क्यों है? मंडल का राजनीति इसलिए मैं उठाया कि मंडल के समय जब ओबीसी के तबके जिसको हिंदूकरण किया गया है, जब वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, जब वो अपने बारे में सीखेंगे, अपने जात के बारे में सीखेंगे कि उनके जात के बदले, जात के वजह से एक धर्म ने कैसे कुचल दिया, वो धर्म को छोड़ेंगे। यही तो है अम्बेडकरवादी राजनीति। और दूसरा धर्म को लेंगे, कौन सा है दूसरा धर्म? भारत में बुद्ध धर्म को, सिख धर्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदू धर्म छोड़ के बहुत बहुजन स्टूडेंट कन्वर्ट किए, बहुत बहुजन लोग कन्वर्ट किए। क्यों किए? क्योंकि ये जो धर्म है वो हमें एक सेंस ऑफ इक्वालिटी दिया। पहले एक सेंस ऑफ इक्वालिटी हमारे पास में था, समानता नहीं था। और उस समय
बाबरी गिराया जाता है क्योंकि एक हिंदू और मुसलमान दोनों का बाइनरी बनाने के लिए कि आप लोग मंडल का राजनीति मत करिए, आप लोग हिंदू राजनीति करिए, बाबरी जाइए गिराइए। एक हिंदू और मुसलमान को जब अलग किया जाए, ना एंटीकास्ट पॉलिटिक्स हो पाएगा, जहां जो दबे कुछ लोग हैं हिंदू धर्म में, ना उनको पढ़ाई लिखाई और एमेंसिपेशन का मौका मिलेगा, ना और दूसरे में जो इस्लाम है, जो यहाँ भारत में समानता का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, उसको भी गिराया जा सकता है। एक दिन में दो शिकार हो सकते हैं। और नाजिब का केस में आप देखा जाए पूरा सेम चीज चला, एक सेकुलर और कम्युनल का बाइनरी चल गया। क्या सेकुलर और कम्युनल का बाइनरी चल गया? नाजिब के केस हो या फिर जो भी मुसलमान स्टूडेंट का केस हो, ये सेकुलर राष्ट्र में तो होता है, ये सेकुलर राष्ट्र में होता है जहां पर आप देखा जाए एक स्टेट डिसाइड कर रहा है, स्टेट डिसाइड करेगी क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए मुसलमान को, स्टेट डिसाइड करेगा। आपके धर्म के बस से आप एक सेकंड क्लास सिटीजन होंगे या स्लेव सिटीजन होंगे। एनआरसी क्या है? एनआरसी और सीए क्या है? एनआरसी और सीए तो वही बोलता है कि आपका देश डिसाइड करेगा आपका धर्म का स्थान कहां है, आपका देश डिसाइड करेगा आपका स्थान क्या है। और ये सब एक सेकुलर राष्ट्र में हो रहा है। तो आप हमारे पास जो सेकुलरिज्म का एक आइडियलाइज वर्जन है, मैं बताना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बार बोला गया आप तो कम्युनल है। कम्युनल शब्द आता है कम्युनिटी से, कम्युनिटी होता है मतलब हमारा जैसे कम्युनिटी, एक दलित का कम्युनिटी होता है, मुसलमान का कम्युनिटी, हमारा पॉलिटिक्स को बोला जाता है कि हम कम्युनल है। बाबा साहब को अम्बेडकर बोला आप तो कम्युनल है। सेकुलर क्या होता है? एक नेशनलिस्ट, जो भारत के गांधी, तिलक, ये सारे लोग एक आइडिया बनाने की कोशिश किए कि ही है आइडिया भारत। सेकुलर को आप सिविल के साथ सोच के देखिए, सिविल मतलब एक पब्लिक, एक सिविल, वो बताना चाहते हैं कि यही जो नेशनलिस्ट लीडर एक आइडिया ऑफ इंडिया बनाए, वही आइडिया ऑफ इंडिया ही सेकुलर आइडिया ऑफ इंडिया है। योगी जी बोलते हैं हिंदू धर्म से ज्यादा सेकुलर कौन है? हम तो मानते हैं, हाँ सच्ची बात है, हिंदू धर्म से ज्यादा सेकुलर कौन है? क्योंकि हिंदू धर्म में ज्यादा गवर्निंग कौन है बाकी जो आइडेंटिटी को। यहां जो भारत के मुसलमान को एक सेकंड क्लास सिटीजन किया जा रहा है एनआरसी के तहत, और यहां जो एनआरसी बस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ये उसके खिलाफ है जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल ऑपरेशन। एक ट्राइबल ग्रुप्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिल जाए 2005 को, शिक्षा का अधिकार मिलता है ओबीसीओ को 1990 में, वो जो इंप्लीमेंट होता है 2000 में, 2005, 2014 ऐसे फेजेस में हो रहे हैं, अभी भी एक शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। प्रॉपर्टी का पैसा ही नहीं है, बहुत सारे बहुजन स्टूडेंट का प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो एनआरसी के तहत तो कहां जाएंगे? डिटेंशन कैंप में काटेंगे, या फिर केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, स्लेव सिटीजन बनाया जाएगा। तो एनआरसी की जो लड़ाई है, तो नाजिब की भी लड़ाई है, वो एक देखा जाए तो एक इंडिविजुअलाइज्ड अटेम्प्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जगह जाके एक जेनोसाइड किया जा रही है देश का, ये एक छोटा छोटा अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज अटेम्प्ट। पहले नाजिब को गायब किया गया, रोहित को खून किया गया, एनआरसी लाया गया, ऐसे बाबरी गिराया गया, एक छोटा छोटा अटेम्प्ट है। ये छोटा छोटा अटेम्प्ट से बताना चाहते हैं कि आपका इस देश में हिस्सा क्या होना चाहिए। और ये जो हम नाजिब के मार्च से रोहित के मूवमेंट तक और बाकी अभी भी जो एनआरसी और सीए के खिलाफ चल रहा है, हम एक चीज को डिमांड करते हैं, जस्टिस। एक शब्द यूज करते हैं, जस्टिस। और ये जस्टिस हमें कौन देगा? ये हिंदू राष्ट्र हमें जस्टिस देगा। सब बोल देंगे हिंदू राष्ट्र आने वाला है, हिंदू राष्ट्र रोकेंगे। मैं तो बोलता हूं हिंदू राष्ट्र आ गया है। मैं तो बोलता हूं हिंदू राष्ट्र हमेशा ही था, ये राष्ट्र हमेशा ही हिंदू राष्ट्र था, ये राष्ट्र हमेशा ही मुसलमान को कुचला है, ये राष्ट्र हमेशा ही बहुजन को कुचला है। ये राष्ट्र कभी हमारा था ही नहीं। अंबेडकर बोलते हैं मिस्टर गांधी आई डोंट हैव ए मदरलैंड। अंबेडकर बोलते हैं मेरा एक मातृभूमि ही नहीं है। क्यों बोलते हैं बाबा साहेब अंबेडकर कि मेरा एक मातृभूमि नहीं है? क्योंकि ये राष्ट्र कभी हमारा ही नहीं था। ये हिंदू राष्ट्र जो आ गया है, आ जाएगा, हम उसे विरोध करेंगे, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र इधर है और विरोध हमेशा से ही चला है और ये विरोध अभी भी चल रहा है। तो ये विरोध का जो प्रक्रिया है, हम कैसे विरोध कर रहे हैं, दो उपाय है। आप न्याय मांग सकते हैं और दूसरा आप न्याय दे सकते हैं। क्योंकि ये जो राष्ट्र है, आप न्याय मांग के हम देख चुके हैं, ये तुम्हें न्याय देने के लिए नहीं है। ये जो राष्ट्र है तुम्हें न्याय देने के लिए नहीं है। केस हुआ है, जैसे ये नदीम भाई ने बोले, बहुत सारा पिटीशन हुआ है, सुनाई ही नहीं होता है।
रोहित आग के मांग हुआ है, बात नहीं होता है, प्रोटेस्ट चलता है, डिटेन किया जाता है, जेल में भर्ती किया जाता है। ये कुछ नया नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा ही यही हुआ है। दूसरा है भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटीज मिला के, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है मिला के भारत के 85% बनाते हैं, भारत के 85% बनाते हैं भारत के अप्रेस सेक्शन, अब 15% बनाते हैं जो अभी सरकार में है, जो अभी रूल कर रहे हैं। तो 50% के ऊपर 15% रूल करना है भारत का, ये भारत क्या बहुत सारे जगह का यही चला है। और ये 50% को मैं जब बोला मंडल कमीशन के समय एक हिंदू राष्ट्र का आइडिया फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया, ये मंडल कमीशन का नहीं है, मंडल कमीशन से पहले ही रामायण टीवी में चल रहा था, क्योंकि राम को एस्टेब्लिश करना था एज ए सेंट्रल फिगर ऑफ हिंदुइज्म, जैसे कि राम के अराउंड पूरा देश को मोबिलाइज किया जाए। नहीं, बहुत सारी जगह में राम को नहीं मानते, बहुत सारी जगह में दूसरे भगवान भी है, लेकिन राम क्यों सेंट्रल फिगर बना? क्योंकि यूनियनाइज्ड हिंदू मेजोरिटी बनाएंगे जो माइनॉरिटीज को अप्रेस किया करें। तो क्या हम एक डिफरेंट मेजोरिटी बना सकते हैं, एक अप्रेस्ड मेजोरिटी बना सकते हैं, एक अप्रेस्ड यूनिटी बना सकते हैं, जो कि भारत के मुसलमान, भारत के दलित, भारत के ओबीसी, भारत के एसटीज एक साथ है, 85% कंस्ट्रक्ट करें और भारत में रूल करें। यह है ट्रांसफॉर्मेशन का बात। एक समुदाय जो अप्रेस रह चुका है उन्हें ऐसा ट्रांसफॉर्म करे कि वो अप्रेस नहीं रहे, वो रूल में रहे। और जब ये रूल आएगा तभी जस्टिस को मांगा नहीं जाता है, तभी जस्टिस को छीना जाता है, इनजस्टिस को नहीं होने दिया जाता है। वही है हमारा मांग, वही है हमारा पॉलिटिक्स। एक अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स से मैं अगर आता हूं, मैं यहां पर या फिर कोई भी स्टेज में जाता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं कि यहां बहुत सारे संगठन है। एसआईओ ने हमें इन्वाइट किया, बापसा को, बापसा की तरफ से हम MSF, YFD और JNU के कैंपस में बहुत सारा पार्टीज के साथ आए। ऐसे वंचित बहुजन अघाड़ी ने MIM के साथ भी अलायंस किया है, बहुत सारे जगह में अलायंस हो रहा है। तो ये अलायंस को बस पॉलिटिकल लेवल नहीं, सोशल लेवल में हमारा इंटरेक्शन हो, एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां हम बात कर पाए, एक ऐसा मंच बनाया जाए हम अपने कम्युनिटी के पास जा पाए जिनके पास शिक्षा नहीं है, ऐसा मंच बनाया जाए हम रिजर्वेशन के ऊपर और काम करें। क्यों आज मुसलमान को SC रिजर्वेशन नहीं है? क्यों आज मुसलमान में कास्ट क्वेश्चन नहीं है? तो मतलब हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि मुसलमान में डेफिनेटली कास्ट क्वेश्चन है, और ये कास्ट क्वेश्चन को हम कोई दूसरे फ्रेमवर्क में नहीं, इस्लामिक फ्रेमवर्क से ही हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस्लामिक फ्रेमवर्क से ही हम उसे देख सकते हैं कि हाँ, इस्लाम ही बता रहा है कि नहीं, इंसान के बीच हायरार्की नहीं होना चाहिए। और इसके लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, क्या है? रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन को जो दावा है, ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमान को मिलता है और कुछ कुछ स्टेट में ST रिजर्वेशन मिलता है, SC रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला है। शिक्षा में मुसलमान बहुत पीछे हैं, शिक्षा में ओबीसी बहुत पीछे हैं। क्या हम कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे बना सके, जो भी संगठन इधर है या फिर बाहर एक प्लेटफॉर्म बना सके जो अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर काम करे, और बहुत सारे जो हमारे समुदाय से पढ़ नहीं पाते हैं उनको यूनिवर्सिटीज लाए। और ये तो डर है, जैसे कि हमारे भाई ने बोले कि एक डर है कि मुसलमान स्टूडेंट को जब गायब किया जा रहा है और दलित स्टूडेंट जब सुसाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को कैसे है। तो इसलिए हम नाजिब का मार्च 5 साल से निकाले, बट नॉट जस्ट नाजिब का मार्च। नाजिब का मार्च इज नॉट एन असर्शन ऑफ विक्टिमहुड कि नाजिब को गायब किया गया, वो असर्शन नहीं है। वो असर्शन है कि और एक नाजिब को बनने नहीं देंगे, एक असर्शन है कि और एक रोहित को बनने नहीं देंगे। रात को जब नाजिब को अटैक हुआ, JNU से वहां नहीं पहुंचा। सुबह जब नाजिब को गायब किया गया, JNU से वहां नहीं पहुंचा। क्या हम 5 साल में इतना प्रूव करके दिखा देंगे कि और एक स्टूडेंट का जब मार होगा, रात भर हम वहां धरना लगाएंगे उस स्टूडेंट को जब तक सेफ्टी नहीं मिलता है? क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके कि रात, मतलब जैसे 5 जनवरी में JNU में और एक अटैक हुआ और हम साथ थे। ये 5 साल से जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है JNU कैंपस में, उनका असर्शन है। तो हमारा जो असर्शन है कि कम्युनिटी बिल्डिंग करना, नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन कम्युनिटी की मुसलमान बस मुसलमान के साथ बिल्ड करें या फिर दलित बस दलित के साथ बिल्ड करें, एक कम्युनिटी ऐसा बिल्ड करें साथ में कि हमें वो डर नहीं रहा है यूनिवर्सिटी स्पेस आने के लिए और कैपिटल सिटी आने के लिए और कोई भी सिटी जाने के लिए या गांव में भी रहने में एक डर ना रहे। वो डर का माहौल खत्म करके ये जो स्टेट का डर है,
ये जो एबीवीपी का डर है, ये जो बीसी का डर है, ये जो हिंदू राष्ट्र का डर है, वो डर इसलिए है कि आपको अलग किया जाए, आपको डिस्पर्स डाइवर्टेड किया जाए। और डर को खत्म करके एकजुट करने का मामला हो चुका है। सोशली आप अगर एकजुट हो पाए तो पॉलिटिकल भी एकजुट हो पाएंगे। तो नाजिब के मामले में ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि इतना ही फैक्ट है, मतलब फैक्ट बहुत सारे लोग बता चुके हैं। और मेरे पास जो बोलना था, मैं जेएनयू के बारे में बोला। जेएनयू ने बुलाया नेशनल प्रोटेस्ट डे। मुझे पता नहीं वो नेशनल प्रोटेस्ट डे कितना नेशन वाइड हुआ, और नेशन और नाजिब के बीच तो बहुत ही अनोखा रिश्ता है, आपको पता चल गया। ये नेशन ने नाजिब को एंटी नेशनल ठहरा दिया है। ये नेशन ने बता चुका है नाजिब का ISIS के साथ हाथ है। ये नेशन ने बता चुका है कि हम पेगासस में बाकी सारे एक्टिविस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन फोन का पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते जिसमें नाजिब का परपेट्रेटर्स जो उसका कल्प्रिट से मिल सके। तो ये नेशन और नाजिब का बहुत अनोखा रिश्ता है। ये नेशन और नाजिब का ऐसा रिश्ता है कि नेशन कभी नाजिब को एक ह्यूमन के हिसाब से नहीं समझा। एक नेशन और नाजिब के बीच ऐसा रिश्ता है कि मुसलमान को, एक दलित को कभी ह्यूमन के हिसाब से नहीं समझा गया, उन्हें सब ह्यूमन, सेकेंड क्लास ह्यूमन के हिसाब से समझा गया। तो पता नहीं आज जो नेशनल प्रोटेस्ट डे है वो कितना नेशनल है, और नाजिब के केस में वो नेशन का क्या अहम है, तो ये आप ही बताएंगे, वो पूरा देश ही बताएगा। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि नाजिब का जो स्टोरी है, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, because story of betrayal has been continuing. It's a story of knowing what is a betrayal. It's a story of knowing how we should unite. It's a story of knowing how we should proceed. तो इससे शिक्षा मिला है और इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको फिर से अंबेडकरवादी मूवमेंट से और संगठनों से मैं आपको जय भीम और हुलजार पेश करता हूं, और आशा करता हूं कि फ्यूचर में हम एक साथ आ पाए और सारे मूवमेंट को ही एक साथ लड़ सकें। शुक्रिया। जय भीम।